नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज जयंती है। इसके साथ साथ हरियाणा से इनेलो संस्थापक चौधरी देवीलाल का भी आज जयंती है। बाकायदा इनेलो ने सभी विपक्ष के नेताओं को इसको सम्मान में आने के लिए न्योता भेजा था, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस सम्मान सभा में शामिल नहीं हो सके। आपको बता दें कि इसमें पहला नाम तो नीतीश कुमार का है, जिन्होंने विपक्ष को एक करने का काम किया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं। सर, नीतीश कुमार का न जाना, जिन्होंने पूरे गठबंधन को एक करने की पूरी कोशिश की, अभी उसमें जारी भी है, कर भी रहे हैं, क्या मायने है इसका? मैंने बताने से पहले नीतीश कुमार से वहां के पत्रकारों ने, योगेश, जो आपने सवाल उठाया है, पटना में जब वो दीनदयाल उपाध्याय के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया, जो सवाल पूछा उसका जवाब नीतीश ने क्या दिया, सबसे पहले ये सुनिए। हम तो कितना जगह जाते हैं, सब जगह जाते रहते हैं, कोई बात तो थोड़ी। तो जहाँ जाना होता वहाँ जाते ही है, ऐसा तो कोई बात नहीं। वो सब कोई बात नहीं, कोई बात हो तो बोलिए। तो ये आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये बेकार की बातें हैं, हम तो विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। योगेश, सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से इस बात का इंतजार था, क्योंकि नीतीश कुमार को जाना था हरियाणा, लेकिन वो वहां पर नहीं गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में वो शामिल हुए। उसमें जहां पर पटना में सारे वो बड़े भाजपा के नेता बिहार राज्य के जो वहां पर इकट्ठा होने थे, लेकिन उसके पहले, उनके आने के पहले ही वो वहां पहुंचे। सबसे बड़ी बात इसमें, योगेश, ये थी, जिस पर किसी का ध्यान अभी फिलहाल नहीं जा रहा है, कि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। अब आप देखिए कि वैचारिक स्तर पर भाजपा के जननायक कहे जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी अपनी विचारधारा रही है। नीतीश कुमार ने अपने बाइट में भी ये कहा है कि अगर मैं ना आता तो आप लोग सवाल करते कि मैं इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाता, क्योंकि मैं पंडित दीनदयाल के विचारधारा से सहमत हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के मायने इतना है कि बिहार भाजपा इकाई में जो नीतीश को लेकर के एक मनः स्थिति बनी हुई है, और जैसा कि इसके जवाब में पूछा गया सुशील कुमार मोदी से, तो सुशील मोदी ने कह दिया कि वो नाक भी रगड़ लें, अब वो एनडीए में वापसी नहीं कर सकते। ये भी बयान आप सुनिए। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं, दो बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। तो कुल मिला के सुशील कुमार ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने इसके पहले क्या कहा, लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं और जो आपने सवाल पूछा, ये बिल्कुल उसको खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार G20 में जब प्रधानमंत्री से मिले थे, उस रात्रि भोज में जिसको राष्ट्रपति ने आयोजित किया था, और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस कयास में सिर्फ कयासबाजी नहीं है कि मीडिया कयास लगा रही है और बातें हो रही। नीतीश कुछ ऐसे कदम भी उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने आनंद फानन में मीटिंग बुलाई थी, केंद्र सरकार ने जो एक फंड दिया था वित्त आयोग ने, उसको जैसे ही वो पटना पहुंचे भोज के बाद उन्होंने उस योजना को लागू कर दिया। वो वित्त जो है वो काम में दे दिया सरकार को। तो कुल मिलाकर के इतना ये जरूर आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रति जो भाव दिखा रहे हैं, उन पे कोई बयान नहीं दे रहे हैं। विपक्षी एकता की बात अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि कोई हरी झंडी तो अभी है नहीं, क्योंकि बिहार राज्य भाजपा इकाई जो है वो नीतीश को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज है। और जैसा कि हम कह नहीं सकते, सॉरी टू से, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनका नाम ही वहां पर राजनीति का पलटू राम कहा जाता है। तो ऐसे में इस स्थिति में मुझे लगता भी नहीं कोई इतनी जल्दी पलट करके आएंगे, और अगर आएंगे तो अपनी राजनीति का जो धरातल उन्होंने बनाया था बहुत कुछ खो दिया है। इंडिया अलायंस में उनको महत्व मिल नहीं रहा है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में जाना अभी भी एक संकेत है कि वैचारिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अगर जुड़ सकती है नीतीश कुमार के साथ, और प्रधानमंत्री की अगर इस पर कोई कोशिश हुई, तो वो रास्ता बनाने के लिए नीतीश ने ऐसा किया, और उसके लिए वो तेजस्वी को भी ले गए। तेजस्वी को ले जाने के पीछे नीतीश की एक बड़ी रणनीति रही। वो दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी और लालू यादव का जो कनेक्शन बना है, उससे ये लगता है कि जैसे नीतीश हाईजैक कर लिए गए हैं। नीतीश से दिखाना चाहते हैं कि बिहार अभी भी हमारे कंट्रोल में है, इसलिए वो तेजस्वी को लेकर के गए। तेजस्वी का कोई बयान इसमें नहीं आया, आप देख सकते हैं विजुअल में। वहां पे सर, जैसे टीएमसी के भी कुछ टीएमसी के तरफ से भी नेता गए हैं वहां पे, और शायद कश्मीर से भी फारूक अब्दुल्ला
के दो मतलब कुछ लोग पहुंचे हैं जो इंडिया अलायंस से हैं, जी। तो उसमें एक वो बयान आया कि टीएमसी की तरफ से बयान आया, डेरेक ओब्रायन का। हाँ, बयान ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, तो आपको इन छोटे छोटे दलों के साथ मुकाबला मतलब जाकर के सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसी जो परिस्थिति बनी हुई है कि जो आपको एक करने का काम कर रहा है, वो खुद ही दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में जा रहा है और वहां पे कहेगा कि वैचारिक मतभेद मेरा है जी, मैं वैचारिक तौर पर मानता हूं इसलिए आया हूं, लेकिन मैसेज तो पूरा विपक्ष को जा रहा है ना। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अहम सवाल किया योगेश, और यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इंडिया अलायंस के 2024 तक वजूद में रहने के मतलब उसमें संदेह व्यक्त करता है। ये है, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, क्योंकि इधर दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में वो पटना में पहुंचे, उनको आना था हरियाणा, क्योंकि चौधरी देवीलाल, माफ करिएगा, उनको ताऊ देवीलाल कहा जाता है। ताऊ देवीलाल भारतीय राजनीति के वो सितारे रहे हैं जिन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, और ऑफर उनको था, लेकिन वो उन्होंने प्रधानमंत्री पद अस्वीकार कर दिया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया था, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इतनी बड़ी विजय हासिल की थी राजीव गांधी के खिलाफ। तो वो चौधरी देवीलाल विपक्ष के एकता कैसे की जाती है, समन्वय की भूमिका में रहे हैं, ये भी जानकारी वीके न्यूज के दर्शकों को होनी चाहिए। उसमें आज बुलाया गया अभय चौटाला कांग्रेस को आकर के न्योता दिए थे, और बताया तो ये जा रहा है कि खड़गे से मिले थे, वो कहे थे कि आप जरूर आइएगा, इससे विपक्षी एकता होती, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। इसी पे डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता है, उन्होंने टिप्पणी की कि बड़े दल जो है अपना ईगो छोड़ें। अगर ईगो नहीं छोड़ेंगे, और इस पर सबसे बड़ी बात है कि जदयू के नेता जो है केसी त्यागी पहुंचे थे, क्योंकि उस समय की राजनीति में देवीलाल का क्या वर्चस्व था उन्होंने देखा है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा कि इनेलो के साथ हमको जाना चाहिए और सारी सीट पर इनेलो लड़े, चाहे भाजपा हमको सब पे हरा दे। इनेलो को लेकर के ही हम विपक्षी एकता कायम कर सकते हैं, कम से कम जहां तक हरियाणा का संबंध है। लेकिन आप देखिए कि चूंकि वहां पर हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आपसे भी लड़े पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से तो स्वाभाविक लड़ाई है। अब इधर इनेलो जैसे पार्टियों को भी कोई तवज्जो नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं हम सब सीटें जीत लेंगे, जबकि हुड्डा जी अपने दम पर हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों को नहीं जिता सकते। लेकिन ये ईगो फैक्टर जो है, जिसको डेरेक ओब्रायन ने कहा, अब सार्वजनिक मंचों से या बयानों से इस बात को अगर कहा जा रहा है, तो योगेश यही तो है कि सीट शेयरिंग की बात इसीलिए नहीं हो पा रही है कि सीट शेयरिंग पर इस इंडिया अलायंस का सारा जो धागा है, और कितने कच्चे धागे पर ये सब खड़े हैं, सब टूट के गिर जाएंगे। कहीं फिर ऐसा तो नहीं है कि नीतीश के दिल में कुछ और है और सामने कुछ और रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा उनका पिछला इतिहास बताता रहा? देखिए, मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि बात अभी नीतीश के ही दिल में नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि नीतीश तो हमेशा गठबंधन के सारे अगुवाई की हैं, चूंकि उनको उतना महत्व मिला नहीं है, दोनों तरफ का वो रास्ता खोले हुए हैं। तेजस्वी यादव को साथ लेकर के अभी वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ इंडिया अलायंस के लिए वो कर रहे हैं, कर ऐसा कुछ भी नहीं रहे हैं। अगर ऐसा किए होते तो दिल्ली में एक बैठक थी जिसमें समन्वय समिति की, जिसमें यह तय हुआ था कि भोपाल में रैली होगी, हालांकि रैली को कैंसिल कर दिया गया। देख लीजिए, रैली इन लोगों ने निर्धारित की, और जब कमलनाथ ने दबाव बढ़ाया तो कांग्रेस आला कमान को झुकना पड़ा और रैली कैंसिल हो गई। ये तो इंडिया अलायंस का जो है ये सच है कि इनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है, ऐसा समन्वयक नहीं है जो अलायंस को एक दिखा सके। और आपने अभी जो सवाल किया, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि अलायंस में इनको उतना महत्व मिल नहीं रहा है। लालू यादव की कोशिशें हैं कि किसी भी तरह से इनको केंद्र की तरफ भेजा जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, बट हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि इस खेल में भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत बड़ा खेल करेगी। और आने वाले समय में देखिएगा कि जदयू में भी बड़ी फूट पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है, क्यों नीतीश गए इस कार्यक्रम में? इसके पहले उन्होंने सारी इकाई भंग कर दी है बिहार प्रदेश के जदयू की। आखिर में वो सारी इकाइयां क्यों भंग कर रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसमें जदयू का, आपका जो ऑरा है वो ऑरा क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और जनता जो है वो नाराज है। इसमें एक और ऐसा है कि नीतीश की हम चर्चाएं कर रहे हैं, नीतीश नहीं गए, ममता भी नहीं गई, हालांकि उनके तरफ से तो कोई गया है। देखिए, ममता तो इस समय मैड्रिड में है, स्पेन में है, तो वो, और एक तरफ अखिलेश यादव भी हैं, जो ये अखिलेश यादव भी आप कह सकते हैं कि इस मीटिंग से या इस जो सम्मान सभा है उससे दूरी बना के रखे हैं। देखिए, उनका क्या वजह हो सकती है? देखिए, दूरी तो अखिलेश का ऐसा कोई वैचारिक स्तर पर भी इनेलो से दूरी बनाने का कोई आधार बनता नहीं है, क्योंकि सपा का कोई जनाधार हरियाणा में है नहीं।
और इनेलो के साथ समाजवादी पार्टी अच्छा संबंध कायम कर सकती है, लेकिन अखिलेश की भी अपनी सोच है। अब आप देखिए, कभी कल ही ये अखिलेश के एक नेता, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अखिलेश प्रधानमंत्री होंगे। हाँ। अखिलेश यादव, क्योंकि सपा जो है वो अगर सबसे ज्यादा सीटें जीतती है तो भाई देखिए, अगर ये आधार माना जाए तो आरजेडी के नेता से या राहुल गांधी से या ममता बनर्जी से अखिलेश पीछे क्यों रहेंगे? अखिलेश भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, वो हर जगह नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि अपनी अहमियत जता रहे हैं। यही डेरेक ओब्रायन कह रहा है कि जो पार्टी अपने को बड़ा दल मान रही है वो एक ईगो फैक्टर को पकड़ करके ईगो में जी रही है, और ये सच है। हालांकि डेरेक ओब्रायन की जो नेता है ममता बनर्जी, वो भी कम इगोइस्टिक नहीं है, लेकिन ये स्थिति है, ईगो प्रॉब्लम्स हैं, और ईगो इसलिए दिखाया जा रहा है कि चुनाव के पहले ये सब दिखा देना चाहते हैं कि हमको ही मानो। कांग्रेस का ईगो ये है कि हम अखिल भारतीय स्तर पर हैं, इसलिए राहुल गांधी को स्वीकार करो, और यकीन मानिए राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार है नहीं, फिलहाल कोई नहीं तैयार है कम से कम। और आप देख लीजिएगा योगेश की अंतिम समय आते आते ममता बनर्जी खुला विद्रोह कर देंगी और खुले बयान दे देंगी, जैसा बयान वो आज के 8-10 महीने पहले दिया करती थी। सर, अंत में एक सवाल ये अहम है, हम इसका शुरू में जिक्र किए थे, हालांकि इससे आपको पूरा थोड़ा सा इसमें एनालिसिस जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं जाना चाहे, कांग्रेस ने क्यों, कांग्रेस वहां से दूरी क्यों बनाई? उसका सीधा सा है कि कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ें। अच्छा। और बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनेलो को दूर करना, उधर आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस का एक और प्रमुख घटक है, हर एक अलायंस में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने की बात आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं, मुखिया भी करते हैं, वो भी वहां पे लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे ही नेता को आप प्रधानमंत्री भी प्रोजेक्ट कर दो, सबसे ज्यादा सीटों पर भी हम लड़ें। और आप देखिए कि अभी तक के जितने भी सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति कहीं भी सुधरी नहीं है। यहां तक कि साउथ के राज्यों में भी, तेलंगाना जैसे जहां से बीआरएस के नेता राव की बात है, आप देखिए उन्होंने भी नीतीश के साथ ही शुरुआत की, आज स्थिति ये बना दी कि राव बिल्कुल अलग हो गए, केसीआर जो है बिल्कुल अलग हो गए। इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनको सीधे सीधे हराने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। वही तेलंगाना में जाकर के पूरे कार्य समिति की बैठक में वहां पर तेलंगाना में जाकर के अपना 10 सूत्री प्रोग्राम भी बताते हैं कि कैसे केसीआर को हराया जाएगा और कांग्रेस जब आएगी तो तेलंगाना के उत्थान के लिए किया जाएगा। अरे आप कौन सी विपक्षी एकता कर रहे हो? हालांकि केसीआर जो है अभी इंडिया अलायंस के सदस्य नहीं है। कुल मिलाकर के ये 2024 जितना नजदीक आ रहा है, राज्यों के जो चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, इनके वास्तविकता और इनके ईगो और इनके बीच के मतभेद, इनके मनोकांक्षा, इनकी आकांक्षा, ये सब कुछ पता चल जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में दिन प्रतिदिन इतनी गांठें पड़ती जा रही है जो उसके लिए बेहतर नहीं है। वजह क्या है? हर नेताओं की अपनी अपनी अपेक्षा, जिसको पूरा अलायंस स्वीकार करना, फिलहाल अलायंस को स्वीकार करना मुश्किल है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।